everyone, welcome back to my channel. This is Sananya Janeja and I got 92.4% in my board exams and currently I'm pursuing Delhi University से Applied Psychology Honours, and today I wanted to tell you some tips and tricks that helped me get 92.4%, but also the mistakes that I made. जिससे मेरा I wasn't expecting 92.4. अगर आप मेरा reaction video देखोगे I was crying. तो I think I got 98 around in AI, 100 in psychology, 93 in business studies, but eco and English ने मुझे काफ़ी डुबा दिया. तो I'll tell you कि क्या mistakes मैंने उसमें की and क्या अच्छी चीज़ें मैंने की जिससे मेरे psychology and business में अच्छे marks आए. तो let's get started. ये general tips होंगे and ये आपको बहुत help करने वाली हैं, paper writing tips and all that. So let's get started. Also I'm making this video because last year मुझे seniors की tips ने बहुत help किया था, तो I think I can do the same for you guys, so please watch till the end. सबसे पहली टिप मैं जो आपको दे रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना. अनलेस वो बहुत कम मार्क्स का, आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना. समरी देख लेना, कुछ कर लेना, थोड़े से MCQs प्रैक्टिस कर लेना, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पता बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से और फिर आपको दुख होगा कि यार ये तो बहुत इजी चैप्टर था और मैं छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई. तो कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है अनलेस आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं छोड़ दूंगा तो भी चल जाएगा, बट तब भी समरी देख के ही जाना है. मेरा ये सजेशन आपको रहेगा ही रहेगा. देखो, पेपर में जब आप देखते हो ना कि ये चैप्टर है, तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, आपकी मैं सच बताऊँ फट जाती है. मतलब फट जाती है भाई कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है और ये कहाँ से आ गया, और ये तो चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं था. और फिर आप उसी के बारे में सोचते रहते हो पूरा पेपर, और आपका बाकी पेपर भी बर्बाद हो जाता है. तो इसीलिए सारे चैप्टर्स की एटलीस्ट समरी देख के जाना, ताकि आपको वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लिंक करके लिखाओ. CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है कि ओ माय गॉड क्या हो गया. आप अगर लिंक करके थोड़ा सा कुछ मिला के, एग्जामिनर मार्क्स दे देता है, पर आपको ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ इरेलीवेंट लिख के आ रहे हो. आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा, स्पेशली इंग्लिश में, इको में एंड BST में, तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स तो दे ही देंगे वो. एंड इवन ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में भी ये होता है कि आप कोई भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट उठा लो और आप देखोगे तो टीचर्स मार्क्स दे देती हैं. तो प्लीज़ कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाना. आई नो ऐसा फील होता है कि पता नहीं हमारे साथ ही पेपर में क्या आ जाए, क्या हो जाए, बट ऐसा नहीं होता. CBSE कितने टाइम से पेपर कंडक्ट कर रही है, उनका एक पैटर्न होता है, एंड अगर आप वो पैटर्न समझ जाओ तो उसी के तरह ही क्वेश्चंस आते हैं. आप अपनी टीचर को एक बार अच्छे से सुनना, चाहे ट्यूशन टीचर हो या फिर कोई भी टीचर हो, और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस वो भेज रहे हैं कि ये अच्छे से कर लेना. आपके स्पेशली ट्यूशन टीचर्स या फिर स्कूल टीचर्स आपको अगर स्पेशली कुछ क्वेश्चंस भेज रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि हाँ ये टीचर को मैं भरोसा करता हूँ कि अच्छे ही भेजेंगे, तो प्लीज़ उनके भी करके जाना. एंड अगर आपको कुछ यूट्यूब वीडियोस देखने या फिर कोई लास्ट मिनट मैराथॉन्स देखने हैं, तो स्पेशली कॉमर्स के लिए, तो देन आई वुड से कि आप सुनील पांडा सर को रेफ़र कर सकते हो. और अगर ह्यूमैनिटीज़ का है तो आप फिर मैराथॉन्स तो आई डोंट नो, बट ट्विन ब्रदर्स की वीडियोज़ को आप रेफ़र कर सकते हो MCQs के लिए भी, एंड एज वेल एज NCERT रीडिंग लास्ट मिनट के लिए भी. और भाई अभी तक भी बैठ के अगर तुमने सीरियसली नहीं दी है ना, मतलब सैम्पल पेपर बैठ के अगर तुमने हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक नहीं लगाया या फिर प्री बोर्ड सीरियसली नहीं दिए, तो सच में मैं क्या बोलूँ तुम्हें, क्या ही बोलूँ. एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर लगा लो उसी इन्वायरमेंट में, ताकि आपको पता हो कि वहाँ पे मैं क्या मिस्टेक्स कर सकता हूँ. बाद में रिग्रेट होगा वरना, ठीक है. तो लगा लो, और बाद में रिग्रेट करना बहुत बुरा लगता है. सैम्पल पेपर लगा के जाना है, क्योंकि उधर जाके पैनिक कर गए ना तुम, तो फिर बहुत बुरा लगेगा तुमको भी मुझको भी. पैनिक नहीं करना है वहाँ जाके, और पैनिक तुम मोस्टली तभी नहीं करोगे जब तुमने पहले ही पेपर वैसा लगा रखा होगा, तुम्हें आदत होगी. क्योंकि कभी कभी कुछ भी हो जाता है भाई. कभी आप बैठे होते हो, टीचर बार बार आके आपको तंग कर रही होती है, इधर साइन करो, ये साइन करो. आपको आदत होनी चाहिए उस एनवायरनमेंट में बैठने की, 3 घंटे बैठने की. आई वुड से कि पानी पी लो, उठ के बार बार वॉशरूम जा रहे हो, ये कर रहे हो, इधर उधर टहला रहे हो. तुम वॉशरूम जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा कितना टाइम चला जाता है. 10 मिनट 5 मिनट भी हमारे लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसलिए बैठना सीखो. 3 घंटे बहुत तेज़ आ रहा है तो अलग बात है, बट प्लीज़ बैठना सीखो.
क्योंकि हम लोगों में आदत नहीं होती, हम ऐसे होते हैं कि अब हमारा अटेंशन स्पैन इतना ख़राब हो रखा है, हमें इधर मूव करना है उधर मूव करना है, ये नहीं करना, ठीक है। इंग्लिश पेपर को मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था और मेरा इंग्लिश का पेपर में ना वहाँ जाके मिस्टेक्स ये हुई थी कि मैंने बहुत काटा पीटी कर दी थी, क्योंकि पहले मैंने सैम्पल पेपर लगाया नहीं, मुझे लगा मैं कर लूँगी। मैंने 4 दिन पहले शुरू किया था प्रॉपरली, तो मेरे को ये था कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सैम्पल पेपर नहीं लगाऊंगी, पर एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर उस टाइम भी मुझे लगा लेना चाहिए था, पर मैंने वो नहीं किया और इसलिए मैंने वहाँ पेपर में इतनी काटा पीटी कर दी। तो ये नहीं करना। और अगर इंग्लिश कर रहे हो, लेटर का फॉर्मेट बहुत अच्छे से होना चाहिए आपको जितने भी फॉर्मेट्स, नोटिस का फॉर्मेट, डब्बा सही से बनाना है, एक ही पेज पे आना चाहिए पूरा डब्बा। पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। वन मोर टिप जो मैं बहुत यूज़ करती थी वॉज कि मैंने एक अलग से नोटबुक बना रखी थी जिसमें मैं सारी जितने भी मैंने आज तक अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिस्टेक्स की हैं वो मैं लिख लेती थी अलग अलग ऐसे डिवाइड करके उसी नोटबुक को, कि हाँ ये मैंने इस सब्जेक्ट में मिस्टेक की थी, और ये उसी को ही मैं बार बार विज़िट करती रहती थी। जैसे प्री बोर्ड में मैंने कोई मिस्टेक कर दी, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का मुझे ये नहीं पता कि मैं इसके स्टेप्स क्या लिखूं, तो वो मैं बार बार विज़िट करती थी। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके अलग से फ़ोल्डर बना सकते हो अपने फ़ोन में और उसको बार बार देखो कि हाँ, या फिर आपको अगर कुछ टेबल याद नहीं हो रही है या फिर आपको कोई डायग्राम याद नहीं हो रहा है तो उसको बार बार देखो, उसका फ़ोन का वॉलपेपर बना दो, उसको अपने यहाँ पर कहीं पर लगा दो। ये बचपन से हम करते आ रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं और ये बहुत हेल्प करती हैं। एंड अगर आपके पास जैसे अकाउंटेंसी है, तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा था, तो शी सेड कि 3rd बुक जो है अकाउंट्स की, उसमें यू हैव टू लाइक सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसे नहीं कि आप देख लोगे और ऊपर ऊपर से आंसर्स, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, यू हैव टू। आप ऊपर ऊपर से अकाउंटेंसी इलस्ट्रेशंस भी देखना, बाकी लास्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट सीइंग द सोल्यूशन, नॉट साथ साथ देखते देखते, ओके। बाकी अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो प्लीज़ स्टेप्स अच्छे से करना, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपका आंसर गलत आता है, बट आपके स्टेप्स सही होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अकाउंट्स में भी यू कैन डेफिनेटली रेफ़र टू सुनील पांडा सर। उनकी भी जो सीरीज़ होती थी, आई थिंक मेरे टाइम पे तो होती थी 40 क्वेश्चंस फॉर होल बोर्ड एग्ज़ाम्स, उस टाइप के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं मतलब। तो सुनील पांडा सर के देख लेना MCQs एंड जो भी 40 क्वेश्चंस की, वो अगर वो इस बार सीरीज़ बना रहे हैं तो वो देख लेना। मेरी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं है कि आगे से शुरू करें या पीछे से, बट मेरे साथ 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने पीछे से शुरू कर दिया था पेपर मैथ्स का, और ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया पीछे से, ठीक है। तो टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी मैं, तो मेरे 2-3 मार्क्स कट गए थे। तो आई वुड से कि ऐसे मत करो। अगर आप पीछे से कर रहे हो स्टार्ट, तो प्लीज़ तब भी देखो कि आप, तभी मैं कह रही हूँ कि पेपर उससे पहले सैम्पल पेपर करना ज़रूरी है, ताकि अगर आप पीछे से भी शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको लॉन्ग में कितना टाइम स्पेंड करना है आपको, और फिर वापस MCQ में कितना टाइम स्पेंड करना है, कि मैं MCQ रीडिंग टाइम में करूँगा या नहीं, कैसे सब कुछ मैनेज करना है। क्योंकि मैंने कभी भी अपना पेपर उसके बाद से पीछे से स्टार्ट नहीं किया, पर अगर आप करते हो और आपको आदत है तो आप पीछे से करो, बट प्लीज़ फिर यू शुड नो कि मेरे को एक लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम करना है स्पेंड, ठीक है। और अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है तो हाँ, फिर आप वो कर सकते हो कि पेपर प्रेजेंटेशन बेटर कराने के लिए वो पहले ऊपर कर दो, बट फिर बहुत अच्छे से मेंशन करना कि दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज़ द आंसर, वो होना चाहिए, वरना टीचर पूरा काट देगा। तो प्लीज़ ये भूलना मत। ये तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बट या अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि ये आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैं इसे बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ, बट प्लीज़ फिर डोंट गेट कैरीड अवे कि आई एम राइटिंग एंड लॉन्ग आंसर में मेरा तो आधा टाइम रह गया बस, ओ गॉड। नहीं, वो नहीं करना, वो मेरे साथ हुआ था। अगर इकोनॉमिक्स की टिप्स हैं तो मैंने बहुत लोगों को सुना है कि संदीप गर्ग कर लो हो जाएगा सब, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि संदीप गर्ग करने से ही सब हो जाता है। मेरे साथ ऐसा आई डोंट थिंक अप्लाई होता है। संदीप गर्ग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आई अग्री, संदीप गर्ग में सब कवर है, MCQs बहुत अच्छे हैं, बट NCERT करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरा पेपर जो आया था वो बहुत NCERT बेस्ड था और मैंने NCERT पे इतना ध्यान नहीं दिया था। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स में आपको आप अभी नहीं करोगे तो आपको बाद में CET के लिए करना ही पड़ेगा, तो NCERT पे भी आप अपना फोकस बना के चलो। बट अगर आप बिल्कुल लास्ट मिनट है और आपने NCERT बिल्कुल नहीं देखी तो एटलीस्ट उसके डायग्राम्स देख लो, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लो कि NCERT से किस टाइप के आते हैं वो देख लो। कुछ आपकी ट्यूशन टीचर ने बताया होगा कि ये डायग्राम्स आते हैं या फिर ये इस चीज़ को ये भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो सब याद रखना कि ये NCERT में से ऐसे मेंशन है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से संदीप गर्ग
इज़ अ वेरी गुड बुक एज वेल, बट NCERT की हम वो नहीं छीन सकते उससे इम्पोर्टेंस. ऑल्सो ये आई थिंक मोस्टली थ्योरी पेपर्स पे अप्लाई करता है, बट मैं आपको BST का एग्जांपल दे दूँगी. जैसे BST का पेपर है हमारे पास, ठीक है, तो हमें जैसे कंट्रोलिंग के प्रोसेसेस हमें लिखने हैं, बट हमें आंसर इतना बड़ा नहीं आता. मुझे नहीं पता कि मैं इसके प्रोसेसेस कैसे एक्सप्लेन करूँ. तो पहले मैं ना वो बना दूँगी फ्लो चार्ट टाइप्स कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ऐसे, ठीक है. और बस उसमें थोड़ा थोड़ा लिख दूँगी कि मतलब मेन जो हेडिंग है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे. उसके बाद मैं नीचे वो हेडिंग लिख के उसे एक्सप्लेन भी कर दूँगी, तो उससे हमारा आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट. तो ये हम यूज़ कर सकते हैं. आई टोल्ड वैसे भी कि फ्लो चार्ट्स हम BST में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं टू मेक द आंसर लॉन्गर एज वेल एज मोर इम्प्रेसिव. बट और उसमें चाहे हम जो मैटर लिख रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट भी लिख रहे हैं तो वो भी चलेगा. बस हेडर्स जो होने चाहिए ना आपके, वो सही होने चाहिए. बाकी अगर इवन साइकोलॉजी में एंड आई थिंक पॉल साइंस में हम बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं. इकोनॉमिक्स में एज वेल हम बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं. बहुत हेल्प करता है. तो टेबल्स, फ्लो चार्ट्स ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. BST में आप पूनम गांधी को रेफ़र कर सकते हो. इकोनॉमिक्स में आप संदीप कर को रेफ़र कर सकते हो फॉर MCQ पार्ट. साइकोलॉजी में आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो. इवन ऑनलाइन PDFs हैं, अरिहंत एंड. बट साइकोलॉजी में आई वुड से कि NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेटली फोकस, मतलब साइकोलॉजी या पॉल साइंस आपके पास अगर है तो उसमें NCERT पे ही स्टिक रहना. उस पर आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. तो या ऑल्सो गाइज, अगर आप लोगों के पास फिज़िकल एजुकेशन है तो बहुत सारे बच्चे गैप में ही स्टार्ट करते हैं फिज़िकल एजुकेशन. आई नो, इसीलिए फ़िज़िकल एजुकेशन में आई नो डर भी लगता है कैसे होगा. बट फिज़िकल एजुकेशन में आपको सबसे ज़्यादा PYQs करने की ज़रूरत है. आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि क्या आएगा क्या नहीं. तो फिज़िकल एजुकेशन में PYQs इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ द की, क्योंकि पेपर वहाँ से बन के आता है. एंड आप जब पढ़ने लगोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से नहीं. और जो बुक होती है उसके पीछे के जो क्वेश्चंस है और MCQs है, जनरली यही होता है. वो सारे कर लेना, आपका हो जाएगा फिज़िकल एजुकेशन. ऑल्सो आई थिंक देर इज़ अ यूट्यूबर फॉर फिज़िकल एजुकेशन कॉल्ड ज़ाकी सौदागर, जिनके नोट्स मैंने बहुत देखे थे पिछली बार सर्कुलेट होते हुए. ऑल्सो रजत अरोड़ा सर टीचर्स फिज़िकल एजुकेशन. बट मैंने जितना सुना है ज़ाकी सौदागर सर जो हैं यूट्यूबर, उनके बहुत ज़्यादा चलते हैं. तो उनके नोट्स एक बार यू कैन रेफ़र. आई ऑल्सो थिंक कि आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो बिल्कुल लास्ट में है ना. तो जो आपको लग रहा है कि मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप पहले फिर वो मतलब जैसे आपके पास 10 दिन का सपोजली गैप डेज है, ठीक है, तो आप पहले के 5 दिन कोई और सब्जेक्ट्स कर सकते हो. लास्ट के 5 दिन में आप वो वाला सब्जेक्ट को थोड़ा पिक कर सकते हो. साथ साथ इन 5 दिन में भी कर सकते हो, बट इनमें आप उसे अच्छे से पिक करके खाली उसे पढ़ना. ये ऐसा मैंने साइकोलॉजी में अपनी किया था कि लास्ट के बस 1 दिन पढ़ा था साइकोलॉजी में. आई ओनली हैड 2 days इकोनॉमिक्स एंड देन 2 days के बाद आई हैड साइकोलॉजी. तो एक रात पहले मैंने पूरा किया था साइकोलॉजी का, लास्ट में ही. NCERT रीडिंग भी उसी दिन की थी एंड आई गॉट 100 out of 100. बट ये एक वो नहीं कह रही मैं कि लास्ट डे ही पढ़ना, ये मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही. मैंने पूरे साल साइकोलॉजी पढ़ा था, इसलिए पॉसिबल हो रखा था. मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को अगर आपने पढ़ रखा है पूरे टाइम, तब आप लास्ट में थोड़ा सा कर सकते हो. ऑल्सो अगर आप निकाल पाओ तो हर चैप्टर की आपको वेटेज पता होनी चाहिए, उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना. ज़्यादा मत कर देना प्रिपेयर फॉर चैप्टर्स जिनकी वेटेज कम है. और मतलब ये तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में अब तक होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो अगर आपके दोस्त आपको डरा रहे हैं कि मेरा इतना हो गया, मेरा उतना हो गया, तुम्हारा इतना रह गया, ये वो, अभी टाइम नहीं है ये सब करने का. अपने ऊपर फोकस करो. अब आप ये नहीं सोच सकते कि किसका कितना हो गया, आपको बस अपने ऊपर देखना है. और बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि किसी और ने कहा कि उसने सब कुछ कर लिया, मैं डर जाती थी और पर उसका मेरे से कम मार्क्स आते थे. तो प्लीज़ ये मत, अब ये कंपैरिजन का टाइम तो आपके पास नहीं है बिल्कुल. वन मोर टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, अपना स्केड्यूल सही कर लो गाइस. अब अपना स्केड्यूल सही करने का टाइम आ गया है. सुबह आपको एग्ज़ाम देना है तो रात में लेट नाइट स्टडीज़ जो आप लोग करते हो वो करना अब प्लीज़ थोड़ा कम कर दो.
क्योंकि गाइस आपका स्केड्यूल अब तो सही होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका रात में सबसे ज़्यादा दिमाग चलता है, बट मैं मानती हूँ, बट आपको पेपर तो सुबह देना है, तो आपकी मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन अब आदत होनी चाहिए आपको कि सुबह आपका दिमाग अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो प्लीज़ इस टिप को आप प्लीज़ 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 अपनाना। और अभी प्लीज़ उल्टा सीधा मत खाओ। आई वुड से अपनी डाइट अच्छे रखो, अच्छे से अपने दिमाग को रेस्ट भी दो, स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब भी नहीं कि मैं 2 घंटे 3 घंटे सो रही हूँ एग्ज़ाम से पहले, ये मैंने भी कर रखा है। एंड मेरे मम्मा पापा ने बहुत मना किया था मुझे, बट मैंने करा और मेरे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिखे हैं मुझे। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ये सब मत करो। एज अ बिग सिस्टर, एज अ सीनियर, जो भी आप मानो। बाकी प्लीज़ डोंट बीट योर सेल्फ डाउन। आपका जितना भी सिलेबस हो रहा है, प्लीज़ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एंड आई नो कि कभी कभी हमारे गोल्स पूरे नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हमें आज इतना पढ़ना चाहिए था, कल हम ये कर लेंगे। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी मत हो। इट्स जस्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को इतना भी पुश मत करना कि आप बिल्कुल टूट जाओ। अभी आपको CUET भी देना है, तो बिल्कुल अपने आप को एग्जॉस्ट और बर्नआउट नहीं करना है। जितना अपनी कैपेबिलिटी है उतनी ही करो, तब आप ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे और अच्छा तब आपका पेपर ज़्यादा होगा। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्नआउट कर लिया था, तो मैं आपको प्लीज़ ये सजेस्ट कर रही हूँ कि ये मत करना अपने साथ। अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करो और हर रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो टीचर से डिस्कस करो, फ्रेंड्स के साथ स्टडी सेशंस करोगे। कोई फ्रेंड बहुत अच्छा पढ़ता है किसी चीज़ में, उनको पढ़ाओ। और मतलब जस्ट ट्राई टू बिकम बेटर। लास्ट का टाइम है ये, जैसे भी पढ़ा जा रहा है पढ़ो, बट प्लीज़ अपने आप को ये, दिस इज़ द टाइम दैट यू हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ मोर देन एनी वन। बाकी गाइस कोई भी डाउट हो, लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी टिप्स, कुछ भी सजेशन मेरे लिए भी हो आपके पास, तो लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू। एंड इफ यू डिडंट लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो। सब कुछ बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस।